नमस्कार, जय हिंद। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का मैं विवेक मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पेट एग्जाम 2023 विशेष के लिए कक्षाएं अपनी शुरू किया हैं। लगातार चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। उसी क्रम में हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात कर रहे थे, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की तरह ही आपको देखना है, बहुत सारी चीजें सिमिलर भी होंगी, कुछ यहाँ पर वेरिएट होंगी, उसको हम लोग पॉइंट आउट करते चलेंगे। उन्हीं बिंदुओं का अध्ययन आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे या तो पूछे गए हैं या तो फिर उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। उपराष्ट्रपति के बारे में आपको देखना है। इसमें आपने देखा हुआ था कि अनुच्छेद 52 में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। इस बात का प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत दिया गया है। और उसी तरीके से जरा आप यहाँ पर देखिएगा कि जैसे सर्वोच्च जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी होता है उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति, और दूसरा कौन होता है, तो ये दूसरा होता है उपराष्ट्रपति। वरीयता क्रम में या प्रोटोकॉल के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये इसका दूसरा पद होता है उपराष्ट्रपति का। अमेरिका से इस बात को हमने लिया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद को हमने कहां से ग्रहण किया है, तो राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा कि इस बात को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अनुच्छेद 63 कहता है, जैसे कि आपने देखा था कि अनुच्छेद 52 कह रहा था, वहां पर था कि राष्ट्रपति होगा। इस बात का जिक्र कहां पर किया गया, तो अनुच्छेद 52 में किया गया। उससे 1 और 10 आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 63 आपको मिलेगा। आर्टिकल 63 में आपको दिख जाएगा कि भारत का एक क्या होता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है, यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 की अगर दोस्त बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको दिखे पदेन सभापति या पदेन शब्द का इस्तेमाल आपको मिले, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति रहेगा वही क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति हो जाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो भी उस समय उपराष्ट्रपति होगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति वो कहलाएगा। इसी तरीके से आप जरा यहां पर देखिएगा तो अनुच्छेद 65 है। अनुच्छेद 65 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आपको लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाए या फिर अनुपस्थिति हो जाए तो उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों को करना, इसका मतलब क्या हो जाता है। अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आर्टिकल 65 होता है। और यहां पर एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि एक्टिंग प्रेसिडेंट का प्रावधान आपको कहां पर मिलता है, अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि एक्टिंग प्रेसिडेंट का प्रावधान आपको कहां पर मिलता है, तो बताना है आपको आर्टिकल 65। और आर्टिकल 65 में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति का पद अगर आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है या फिर इसके अलावा राष्ट्रपति अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। इस बात का जिक्र आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में दिया गया है। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में मिलते हैं। इन सभी सवालों को आप ध्यान में रखिए। अगर आपने हमारी सारी पिछली क्लास को देखते आ रहे हैं तो पिछली क्लास में हमने बात किया था कि जो राष्ट्रपति होता है उसका पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है। तो आपने सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट ये देखा था कि सामान्य तौर पर राष्ट्रपति का पद जो होता है वो 5 सालों के लिए होता है, लेकिन इससे पहले भी अगर वो चाहे तो उपराष्ट्रपति को ये त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि रिजाइन दे देगा। और इसके अलावा उसको पद से हटाया भी जा सकता है, जिसका प्रावधान आपने आर्टिकल 61 के अंतर्गत देखा हुआ था, जो महाभियोग या इम्पीचमेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मृत्यु हो जाए या बीमार हो किसी अन्य तरीकों से, यानी कि आकस्मिक रिक्ति जब होती है
तो उसी समय कार्यवाहक राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे तरीके आपको दिए गए हैं डिटेल्स में। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य उपराष्ट्रपति करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करते हैं जब तक निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण न कर ले। एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, ये कौन बनता है? तो ये उपराष्ट्रपति को हमने बना दिया, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया। अब ये कब तक कार्य करेगा? ये काम करता है आमतौर पर कितना? ये 6 मंथ तक ही काम करता है, 6 मंथ्स तक ये काम करेगा। क्योंकि आपको पता है कि 6 माह के भीतर जो है वो चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। 6 माह के भीतर चुनाव जो है वो अनिवार्य हो जाता है। तो इस वजह से जो आपका उपराष्ट्रपति होगा वो मैक्सिमम कितने दिनों तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन? 6 महीने के लिए बन सकता है, क्योंकि 6 महीने के भीतर जो है वो इलेक्शन करवाने की आवश्यकता होती है। चलिए अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए जिस तरीके से राष्ट्रपति का इलेक्शन आपने देखा था ठीक उसी तरीके से होगा, और इसके लिए भी एक निर्वाचक मंडल होता है। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए भी एक निर्वाचक मंडल होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो होता है इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो लोकसभा के होंगे, राज्यसभा के होंगे। अब एक चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में आपको पॉइंट क्या रखना है? सभी सदस्य और सभी सदस्य। इसका मतलब यहां पर आप जरा नोट करिएगा कि इसमें मनोनीत सदस्य भी होंगे, ध्यान रखिएगा, मनोनीत भी होंगे और निर्वाचित भी होंगे। मीन्स क्या हो जाएगा? नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर बोथ आर पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जरा इस बात को नोट में जो दिया गया है, क्या लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो आपने देखा था कि संसद के दोनों सदनों के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होते थे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल किया गया है। अब उसके अलावा की अगर बात करें उपराष्ट्रपति में, तो वहां पर केवल और केवल यहां पर क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या इसको अगर और राइमिंग टाइप का आपको याद रखना है तो संसद के दोनों सदनों के दोनों सदस्य, मतलब क्या हो जाएगा? नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड, ये दोनों मेंबर इसमें जो हैं शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिफरेंस आप कर पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल होते हैं और कौन शामिल नहीं होते हैं। अक्सर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाता है, जब सामान्य सवाल पूछे जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में या फिर उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल होते हैं और कौन शामिल नहीं होते हैं। ऐसा सवाल आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो आर्टिकल 66 का सेकंड क्लॉज है, और इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है। इसमें आपको दिया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होता है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की तारीख से क्या होगा कि उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। आपने उपराष्ट्रपति में भी यही बात देखी है और राष्ट्रपति के रेफरेंस में भी यही बात देखा है कि राष्ट्रपति जो है वो भी किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और अगर होगा तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक वही कंडीशन आपको यहां पर भी देखने को मिलती है कि अगर उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य है तो उसको त्यागपत्र देना होगा। ये बात आपको कहां पर लिखा गया है? आर्टिकल 66 के सेकंड क्लॉज में इस बात का जिक्र आपको किया गया है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं।
तो उपराष्ट्रपति की योग्यता बहुत सामान्य सी है। जैसे अंतर आपको यहाँ पर इस बात का केवल रखना है कि जैसे आपने वहां पर देखा हुआ था कि अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के संदर्भ में आपने देखा था कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसके लिए हो जाएगा? तो ये उपराष्ट्रपति के लिए, यानी कि राष्ट्रपति की अगर हम लोग योग्यता की बात करें जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, तो ये कहाँ का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए? तो ये रखता है लोकसभा के लिए। और अगर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, अगर उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये कहाँ का सदस्य होने की योग्यता रखना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा का, लेकिन ध्यान रखिएगा सदस्य नहीं होना चाहिए, बस उसके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का या फिर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बल्कि सदस्य नहीं हो। और आरबीआई के पास 15,000 रुपए की जमानत राशि ये भी जमा करता है और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और वहां पर आपने देखा था कि जब हम लोग प्रस्तावक और अनुमोदक की बात करते हैं तो प्रस्तावक कितने होते हैं? अगर 50-50 हो जाएंगे तो ये किसके लिए हो गया? ये राष्ट्रपति के लिए हो जाता है। और अगर 20 की बात कर लेंगे तो ये किसके लिए हो जाता है? उपराष्ट्रपति के लिए हो जाता है। यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए हमको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, और उपराष्ट्रपति पद के लिए हमको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। बाकी सभी बातें जो हैं वो सामान्य होती हैं। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल और दिवालिया घोषित न किया गया हो, मानसिक विकृत न हो। तो ये सारी बहुत सिंपल सी बातें हैं, ये आप जानते भी हैं। ध्यान आपको जो रखना है ये हम लोगों ने इसकी जिक्र कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हम लोगों को अगले पॉइंट पर अपने चलना है। उपराष्ट्रपति के अगर हम लोग पदावधि की बात करते हैं, इसका टेन्योर कितना होता है, तो इसका जो कार्यकाल होता है आमतौर पर सभी के लिए आप जानते हैं यहाँ 65 ईयर दिया गया है। लेकिन अगर इसको किसी समय लगता है, इसको लगे कि हमें त्यागपत्र देना चाहिए, तो ये राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर से लिख करके एक अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो दे सकता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 67 में है। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं होंगे, हाँ कभी कभी सवाल बन जाते हैं, हालांकि तैयार आपको सभी के लिए रहना है। राष्ट्रपति को हटाया जाना जो है ये आर्टिकल 67 के अनुसार हटाने का प्रस्ताव हमेशा कहां पर आएगा, मैं कंपेयर करके भी बताते चल रहा हूं कि ये जो इसके हटाने का प्रस्ताव होगा उपराष्ट्रपति के, तो इसकी शुरुआत कहां होगी? इसकी शुरुआत होती है राज्यसभा में। आपको ये बात यहां पर ध्यान में रखनी है, राज्यसभा जो उचित समझे वही आधार लगा सकती है, कोई इसका फिक्स्ड आधार नहीं है। 14 दिन पहले लिखित सूचना दे करके ये राज्यसभा के सभी सदस्यों, तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से इसको पारित करना होगा। अब जरा इसको कंपेयर करिए आप राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से। राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से जब आप देखते हैं तो वहां पर इम्पीचमेंट जो होता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अगर लोकसभा में है या राज्यसभा में है, दोनों में से किसी भी सदन में इसकी शुरुआत करी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी सदन में आएगा उसमें 1/4 सदस्य जो है उस पर हस्ताक्षर करेंगे और फिर सदन में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद 2/3 बहुमत अर्थात विशिष्ट बहुमत से इसे पारित करना होगा। फिर इसके बाद कहाँ भेजा जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को भी इसकी सूचना दी जाती है और इसके बाद दूसरे सदन लगाए गए आरोपों की जांच करता है और अगर सही पाता है, विशिष्ट बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटना होता है। इसके साथ में यहाँ पर राष्ट्रपति को हटाए जाने का एक आधार दिया गया है, संविधान का अतिक्रमण। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कोई फिक्स्ड अधिकार की बात, आधार की बात यहाँ पर नहीं की गई है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा जो उचित समझे, इसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? राज्यसभा से ही करते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि इसको बहुमत से पारित होना चाहिए, ध्यान रखिएगा।
बहुमत से पारित प्रस्ताव पर और लोकसभा इसे अगर अनुमोदित कर देती है तब उसको पद से हटाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा हटाने का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास करती है और लोकसभा इसका केवल अनुमोदन करती है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अक्सर विशिष्ट बहुमत और साधारण बहुमत वाली बातें जो हैं वो आपको कंफ्यूज करती हैं। तो राष्ट्रपति की बारे में अगर बात करेंगे तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी और उपराष्ट्रपति की बात अगर करेंगे तो साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी और ये बहुमत से होता है। 68 में देख लीजिए क्या लिखा है। उपराष्ट्रपति के पद में हुई रिक्ति को भरने का समय आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में भरने का समय है और अगर उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही समाप्त हो जाता है तब निर्वाचन जो है वो कार्यकाल पूरा होने के पहले करवा लिया जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है आकस्मिक रिक्त होता है यानी कि मृत्यु हो जाए, पद त्याग हो जाए या फिर अन्य कोई आकस्मिक कारण आ जाए तो उस समय क्या होगा कि यथाशीघ्र जो है वो चुनाव करवा लिया जाएगा। चूंकि अगर कार्यकाल पूरा हो रहा है तो कार्यकाल पूरा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए सारे प्रोसेस अपनाए जाएंगे, सारे तरीके तैयारियां चल रही होंगी। लेकिन अगर कोई अचानक से पद खाली हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पर आवश्यक ये होता है कि उसके लिए चुनाव करवाया जाएगा, लेकिन जैसा वो संभव होगा यथाशीघ्र उसका चुनाव कराया जाएगा और नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से फिर वो 5 साल के लिए काम करेगा। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान यहां पर नहीं किया गया। चलिए दूसरा पॉइंट आप जरा ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति जो है ये किसके सामने शपथ लेता है। तो बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा, सवाल पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता है ये राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष जो है वो शपथ ग्रहण करते हैं। प्रारूप की अगर बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते जो होते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको आर्टिकल 97 भारत की संचित निधि से मिलता है। 4 लाख रुपए प्रति महीना इसको मिलता है, जबकि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए महीना मिलता है और वेतन जो है कार्यकाल के दौरान कम नहीं होंगे। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चलिए अब एक सवाल आपके मन में आएगा और आना भी चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको किसका वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति का मिलता है या फिर उसको राज्यसभा का सभापति होने के नाते मिलता है। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उसको वेतन प्राप्त होता है। लेकिन जब वही उपराष्ट्रपति जो अब तक सभापति के जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहा था और वेतन ले रहा था, जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा तब उसको वेतन क्या मिलेगा, तब उसको वेतन मिलने लगेगा किसका, राष्ट्रपति वाला। मतलब एक पॉइंट आप समझिएगा और सीधा सीधा कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करेगा, मतलब कि अगर राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो राष्ट्रपति वाला वेतन मिलेगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा तो सभापति वाला वेतन मिलेगा। क्लियर होगा ये। तो जिसका भी वो काम करेगा वेतन उसको वही दिया जाता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिए गए हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं और कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनके मृत्यु जो है वो कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे हम लोगों को अपना अगला पॉइंट बात करनी है और अगले पॉइंट में जरा इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छे तरीके से सवाल आपको यहाँ से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए भी आपके लिए काफी ये आवश्यक होता है। हेडिंग बनाइएगा संसद, यानी कि जो पार्लियामेंट की हम लोगों ने बात किया था शुरुआत में और हमने आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। या इसी को अगर हम लिख दें कि इसको हम लोग केंद्रीय, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, केंद्रीय विधायिका लिख सकते हैं। तो केंद्रीय विधायिका जो है, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है या यूनियन लेजिस्लेचर है, इसका प्रावधान आपको कहां पर मिलता है, तो इसका प्रावधान आपको मिल जाता है भारतीय संविधान में। एक आर्टिकल है 79 और इसी 79 में आपको प्रावधान किसका मिलता है, तो यहां पर लिखा गया है कि जो हमारे देश की संसद है
यह दो सदनों, बात ध्यान से समझिएगा, यह दो सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। दो सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद यहां पर जो दो सदन होंगे वो आखिर वो कौन कौन से होंगे, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब हम लोग दो सदनों की बात करते हैं तो दो सदन आपके कौन कौन हो जाएंगे। यहां पर आपके दो सदन कौन होंगे। एक सदन आपका क्या हो जाता है, एक सदन होता है आपका लोकसभा, एक सदन आपका क्या होता है राज्यसभा, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं लोकसभा कहते हैं, और इसके बाद तीसरा कौन हो जाएगा, तो यहां पर हो जाता है राष्ट्रपति। बड़ा अच्छा एक सवाल बनता है कि संसद किससे मिलकर के बना होता है, तो ध्यान रखिएगा संसद किससे मिलकर बनेगा, ये तीन लोग इसमें शामिल होंगे। दो यहां पर सदन होता है और एक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति सदन का निर्माण नहीं करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दूसरा सदन। और दूसरा पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रथम सदन इसको कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे जनता का सदन कहते हैं, या इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं जिसको बोला जाता है लोकप्रिय सदन। और राष्ट्रपति जो होता है ये अभिन्न अंग होता है हमारी पार्लियामेंट का। क्यों होता है, क्योंकि विधायिका यानी कि केंद्रीय संसद का काम क्या है, विधि का निर्माण करना। और इसके साथ में आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करता विधेयक पर, तब तक वो किसी भी अधिनियम का स्वरूप धारण नहीं करता है। बात क्लियर होगी। इतनी आपको सामान्य बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है और इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एक सदन दिए गए हैं। जैसे लोकसभा के कई सारे नाम होते हैं, ये हम लोगों ने मोटा मोटा यहाँ पर देख लिया है। हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। प्रतिनिधित्व जो होते हैं, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। ये कहाँ से आते हैं, तो ये संपूर्ण भारत से आते हैं। ब्रिटेन में जो निचला सदन है उसी को हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, यानी कि कॉमन मैन कहते हैं, यानी कि जनता कहते हैं। और अमेरिका में इसी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इसी बात से आप ध्यान लगा सकते हैं कि हाउस ऑफ द पीपल या प्रतिनिधित्व जो होते हैं वो संपूर्ण भारत में होते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ लोकसभा होती है, उसी तरीके से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, उसी तरीके से अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आर्टिकल 80 जो है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 80 भारतीय संविधान का जो है, 81 जो है वो क्या करता है लोकसभा के बारे में, और 80 जो है वो राज्यसभा के गठन की बात करता है। तो जो हमारा लोकसभा है, आप इसको पढ़ते भी होंगे, टेलीविजन पर देखते भी होंगे कि लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है, 550 है। अब पहले एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, पहले क्या हुआ करता था, इसकी संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती थी, 552 हो सकती थी। इसमें से जो 2 सदस्य थे ये कहां से आते थे, तो इनको शामिल किया गया था एंग्लो इंडियन के रूप में। और ये दोस्त जो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, आंग्ल भारतीय समुदाय, ये नॉमिनेटेड होते थे किसके द्वारा, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ये किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता था इनको, तो एंग्लो इंडियन को 2 सदस्य होते थे और ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होते थे। और तब ये नॉमिनेट होते थे जब राष्ट्रपति को ये लगने लगे कि इनके समुदाय का कोई भी जो प्रतिनिधित्व है वो संसद में मौजूद नहीं है। तो इस आधार पर, और इसमें और एक चीज जरा देखिए कि जो 550 सदस्य आ रहे हैं वर्तमान में, और इसमें हाँ एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ये 2 लोगों को हटाया गया था, ये 104वें संविधान संशोधन के जरिए 104th अमेंडमेंट है, 104th अमेंडमेंट है ये, और इसको
हटा दिया गया था। जो 2 सदस्य यहाँ पर नॉमिनेट किए जा रहे थे राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यों से कितने आएंगे तो 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आएंगे तो टोटल यहाँ पर जो होती है वो 20 सीट होती है। लोकसभा की वर्तमान संख्या की अगर बात करें कितने सीटों पर इलेक्शन होता है तो उसकी संख्या है 543 निर्वाचित होते हैं, और 543 में से भी अगर आप बात कर लें तो राज्यों से कितने आते हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा 524, और संघ शासित प्रदेशों से 19 है। लोकसभा सीट केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखेंगे तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, लद्दाख में इसके लिए 1 सीट है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, चंडीगढ़ में 1 सीट है, पुडुचेरी में 1 सीट है, लक्षद्वीप में 1 सीट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 सीटें हैं, दादरा नगर हवेली में 2 सीटें हैं। और अगर राज्यों की बात करेंगे तो सर्वाधिक सीट जो है वो कहां पर होती है, सवाल आपसे पूछा जाएगा और इसकी संभावना थोड़ी सी ज्यादा है चूंकि इलेक्शन होने वाला है, तो इसलिए पूछा जा सकता है कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहां पर हैं। तो आंसर आप लगाइएगा यूपी 104वें में 2009 के जरिए इस बात को यहां पर आंग्ल भारती वाला ये मैटर पूरा आपको यहां पर दिया गया है। लोकसभा में सीटों का जो आवंटन होता है वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही होता है। 84वें संविधान संशोधन साल 2001 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि इस व्यवस्था को अर्थात जो 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों को बांटा गया है वो कब तक शामिल रहेगा तो 2026 तक यही यथावत रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर लोकसभा की जो कार्यकाल होता है वो उसकी पहली बैठक से 5 साल के लिए होता है, और 5 साल से पहले भी प्रधानमंत्री अगर सलाह दे दे किसको, राष्ट्रपति को, तो उसको भंग कर सकता है। सवाल आपको क्या पूछा जाएगा, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सलाह किसकी होगी तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। चूंकि राष्ट्रपति अपना सारा काम प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, तो यही बात यहां पर है, ध्यान रखिएगा कि 5 साल के पहले प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल जो है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, संसद अपना ये काम करती है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 6 साल के लिए रखा गया था, ये पॉइंट 1 यहाँ पर नोट करिएगा। और इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे लोकसभा की सदस्यों की अगर योग्यता की बात करते हैं तो आर्टिकल 84 आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब बातें आप जानते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो होता है 25 ईयर, और संपूर्ण भारत से चुनाव लड़ सकता है एक व्यक्ति, एक साथ लोकसभा की 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकता है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। हालांकि आप लोग जो है एक ही जगह से एक ही व्यक्ति कई सारे फॉर्म को एक साथ वहां से नहीं भर सकता है, तो ये सब चीजें अलग हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक साथ लोकसभा की 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो अनुच्छेद 326 में जो वयस्क मताधिकार होता है, अर्थात इसमें 18 साल की उम्र को पूरा कर चुके लोगों के जरिए होता है, गुप्त मतदान से होता है। मूल संविधान में जो वोट डालने का मिनिमम एज थी वो था 21 ईयर, इसको कब हटाया गया है या इसको कब चेंज किया गया है, पहले कितनी थी तो 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन के जरिए 1988 में इसमें क्या किया गया था, राजीव गांधी के समय में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन थे, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर 18 वर्ष किया गया था। किसकी समिति की सिफारिश पर तो तारकुंडे समिति की सिफारिश पर इसको 18 वर्ष कर दिया गया, और ये 28 मार्च 1989 को 9वीं लोकसभा से लागू हुआ। 9वीं लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 1989 से 91 तक रहा था। अब इसमें हम लोग अगर बात करें कि लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो शपथ कैसे इनका होता है, तो लोकसभा के सदस्यों की शपथ की जो बात है वो है आर्टिकल 99 में, अनुसूची 3 में आप जानते हैं शपथ का पूरा ब्यौरा वहां पर दिया गया है, सारे प्रावधान वहां पर आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष ये शपथ लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक होता है आपका
प्रोटेम स्पीकर या इसी को कहते हैं प्रो टर्म स्पीकर। और ये क्या होता है, अस्थाई अध्यक्ष होता है, टेम्परेरी चेयरमैन होता है, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। इसका काम क्या होता है, ये एक सवाल पूछा जाता है। तो इसका काम क्या होता है, काम इसका बहुत सिंपल सा है कि जब नई नई लोकसभा बनती है, यहाँ पर ध्यान लिखिएगा कि लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के किसी वरिष्ठ सदस्य को शपथ दिला करके अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। यही प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है, लेकिन यह शपथ जो है वो राष्ट्रपति का माना जाता है। तो आमतौर पर आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपने अधिकारियों के माध्यम से अपने सारे काम करवाते हैं। भाई जब पहली बार नई नई लोकसभा बनती है तो उसके सभी सदस्यों को 543 सदस्यों को शपथ दिलवाना इतना आसान तो होता नहीं। तो उसके लिए क्या करता है कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देता है कि आपका काम क्या है, शपथ दिलवाना। और ये जो काम करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी सवाल बनेगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। चलिए यहां तक की बात हम लोग रखते हैं और लोकसभा की कार्यवाही की जो बात है वो हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। अच्छे तरीके से चीजों को तैयार करिए। सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।